हम देखेंगे संज्ञाओं के भेद और इनके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से शब्द आते हैं ये देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ संज्ञा के अलग अलग स्रोत पढ़ चुके हैं, अलग अलग भेद पढ़ चुके हैं कि 5 किस आधार पर है, 3 किस आधार पर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लें एक बार इसकी परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने किसे कहा कि या तो व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, यानी नाम कोई भी आ जाए। जैसे हमने कहा कि नाम में देख लें आप एक बार कि जैसे उदाहरण में हमने लिखा हिमालय, तो हिमालय पर्वत का नाम है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय, गंगा, या फिर हमने कहा भारत, या कहा आगरा, तो यहाँ भारत देश का नाम, आगरा शहर का नाम, या हमने कहा ताजमहल, तो ये इमारत का नाम, या हमने कहा ताजमहल हो गया, इमारत हो गया, या पुस्तक में हमने कहा रामायण, ये वस्तु का नाम हो गया, रामायण आ गया। तो इसी तरह से रामायण है, महाभारत है, किसी पुस्तक का नाम, तो ये हो गई स्थान या वस्तु में। स्थान में आपका आगरा, भारत ये आ गया, ताजमहल आ गया हमारा इमारत के उसमें, और यहाँ हमने कहा राम, मोहन, तो ये व्यक्तियों के नाम हो गए। तो यहाँ कोई भी ऐसा उदाहरण आ जाए कि नाम आ जाए, चाहे वो व्यक्ति का है, चाहे वस्तु का है या स्थान का है, तो नाम आ गया तो आ जाते हैं ये संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाचक का शब्द व्यक्तिवाचक में प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा कि पंडित, अब पंडित जो शब्द है वो जातिवाचक का है, लेकिन इसी वाक्य को दिया कैसे था कि पंडित नेहरू भारत के, या पंडित नेहरू, या पंडित हमने कहा कि पंडित पूरा नहीं, नेहरू नहीं आए, पंडित जी कर सकते हैं हम कि नेहरू ना आकर के नेहरू नाम भी आ गया, तो पंडित जी भी अगर कह दिया हमने, तो हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है। तो पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ जातिवाचक जो संज्ञा है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ। कैसे? क्योंकि व्यक्तिवाचक कैसे बना दिया हमने कि पंडित जी, अब पंडित जी यहाँ किसके लिए कहा गया? नेहरू जी के लिए, तो ये व्यक्तिवाचक के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है। बाकी कोई भी ऐसा नाम आ जाए कि चाहे व्यक्ति का है, वस्तु का है, स्थान का है, तो ये हमारे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो अगला है जातिवाचक संज्ञा दूसरा। तो यहाँ देखें, अपनी संपूर्ण जाति, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे हमने अभी बताया थे आपको गंगा, हिमालय, तो इसी तरह से हमने उदाहरण लिया, हिमालय की जगह हमने ले लिया पर्वत, क्योंकि हिमालय हमारा नाम हो गया, लेकिन पर्वत हम किसी भी पर्वत को कह सकते हैं। गंगा की जगह हमने ले लिया नदी को, भारत की जगह हमने ले लिया देश को, और शहर की जगह, आगरा की जगह हमने ले लिया शहर को, और ताजमहल की जगह हमने ले लिया इमारत को। तो ये देखें हम, इमारत या पुस्तक, लड़का लड़की, तो ये हो गए। बाकी सभी जातियां, इसके अलावा सभी पशु पक्षी, सभी पशु पक्षी इसी के अंतर्गत आएंगे। सभी पद,
अब पद जैसे हमारे होते हैं, पद के मैनेजर है, डॉक्टर है, अध्यापक है, टीचर है, कुछ भी पद आ जाए, क्योंकि पद वहां अगर नाम साथ में जुड़ा है तो भी व्यक्तिवाचक के साथ जाएगा, अन्यथा सभी पद हमारे जातिवाचक में जाते हैं। तो पशु पक्षी सभी पद, तो यहाँ देख लें आदि। तो इस तरह से कोई भी आता है शब्द, कोई भी जाति या कोई भी पशु, कोई भी पक्षी। हमने कहा कि गाय एक सीधा प्राणी है, तो गाय सीधा प्राणी है, गाय भी हमारा सीमा है, क्योंकि एक गाय नहीं है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, पशु पक्षी कोई भी आ गया, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब कभी कभी नाम को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखें, तो देखें एक उदाहरण कि आज देश को जयचंदों से खतरा है। अब यहाँ देखें कि आज देश को जयचंदों से खतरा है, तो यहाँ जयचंद क्या है? जयचंद है तो व्यक्तिवाचक नाम था व्यक्ति का, लेकिन जयचंद जैसे गद्दार लोगों से खतरा है। यहाँ जयचंद से नहीं, जयचंदों से, यानी जयचंद जैसे लोगों से। तो यहाँ व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हुआ है। आज देश को गांधियों की जरूरत है। गांधियों यानी गांधी जैसे लोगों की, गांधी की नहीं, गांधी जैसे लोगों की, तो ये भी जातिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। तो जैसे कि हमने देख लिया यहाँ कि सभी यादें, पर्वत है, नदी है, देश है, शहर है, ये सभी इसी के अंतर्गत हो गए। पशु पक्षी सभी आ जाएंगे, सभी पद इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। कभी कभी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग इसी में होता है। तो ये हमारा हो गया जातिवाचक का। अगला हम देख लेते हैं भाववाचक का। तो अगली हम देख लेते हैं तीसरी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है? मन के भाव, गुण, दशा, अवस्था। तो यहाँ देखें कि मन के भाव हैं सभी, प्रेम, द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये सभी आ जाएंगे, खुशी, दुख, ये मन के भाव। गुण, दशा, अवस्था। तो यहाँ देखें गुण, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक में हमारे मन के भाव सभी। तो मन के भाव कौन से? जैसे हमने कहा कि प्रेम, द्वेष, घृणा, सुख दुख, सुख दुख, ठीक, यहाँ हो गया ये सुख दुख। या फिर आ गया वीरता, शत्रुता, वीरता, शत्रुता, मित्रता। या फिर तो हमने कहा कि भाव या फिर गुण, गुण में ईमानदारी, बेईमानी, ये भी है, ईमानदारी, ठीक है, बेईमानी। दशा, अब दशा में यहाँ गरीबी, अमीरी, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे, गरीबी, अमीरी। या फिर आ जाए अवस्था। अवस्था में कौन कौन सी? बचपन, बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन आदि। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे कि मन के भाव हैं, ये सभी इसी में आएंगे। या फिर दशा, अवस्था, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब ध्यान एक रखना है कि कोई भी विशेषण है या कोई संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या विशेषण है, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें इनके पीछे प्रत्यय जोड़ना होता है। ज्यादातर त्व, पन, आई, पन, ता, ये शब्द हैं, तो ये प्रत्यय जहाँ पीछे जुड़े होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ कि वीरता, शत्रुता, यहाँ वीर और शत्रु क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के हैं। ता, 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 आरी, ईमानदार का ईमानदारी, इसी तरह से गरीब का गरीबी, अमीर का अमीरी, ई प्रत्यय लगा है। तो ज्यादातर हमारे भाववाचक की पहचान ये होती है कि इनमें कोई भी विशेषण शब्द है या जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इनमें पीछे प्रत्यय जुड़ा हुआ है,
तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा के माने जाते हैं। और भाववाचक के इसके अलावा जो मन के भाव है वो सभी भाववाचक में आते ही आते हैं। एक बार आया था कि बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, पन प्रत्यय लगा दो, बचपन, लड़का का लड़कपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, इस तरह से हमारे ये हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि मन के भाव, गुण, दशा, अवस्था, ये कोई भी आ जाए ये सभी भाववाचक हैं। अगला हम देख लेते हैं, ये तीन हमारे प्रमुख हो गए। अगली है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो चौथी संज्ञा है हमारी पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में देखें कि यहाँ पदार्थ के तीनों रूपों जैसे ठोस, द्रव तथा गैस का बोध कराने वाले शब्द द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते। तो यहाँ हमने कहा कि पदार्थ के तीनों रूप, या तो ठोस का नाम आ जाए, द्रव का आ जाए, तरल पदार्थ कोई भी, या फिर गैस। तो जैसे उदाहरण में हमने कहा, देखें जैसे कोई भी ठोस पदार्थ आ गया, जैसे हमने कहा सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, कुछ भी आ जाए ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। या फिर आ गया मिट्टी, या आ गया मिट्टी, पत्थर या लकड़ी, तो ये सभी इसी के अंतर्गत। या फिर पानी, घी, तेल, तरल पदार्थ कोई भी आ जाए, घी, तेल, तो इस तरह से दूध, दही, कुछ भी, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। और हवा, गैस, धुआं आदि, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जहां आप देख रहे हैं कि पदार्थ के तीनों रूप, जैसे कि हमने बताया कि या तो कोई ठोस आ गया, या तरल पदार्थ आ गया, या फिर हवा आ गया, धुआं आ गया, गैस आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो ये तीनों ही पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। और बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ आ गया हवा, हवा किस संज्ञा का है, तो यहाँ पदार्थवाचक का, लेकिन नहीं है तो ये भी जातिवाचक में ही जाएंगे, क्योंकि ये जातिवाचक के ही दोनों उपभेद आपको बताए हैं। तो यहाँ देख लें कि ये सभी चीजें हमारे हैं तो पदार्थवाचक की, लेकिन अगर पदार्थवाचक नहीं है तो जाएगा जातिवाचक। अगली हम देख लेते हैं, तो अगली पांचवी हम देख लेते हैं समूह या समुदायवाचक। तो यहाँ देखें कि व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते। तो समूहवाचक संज्ञा में हमने देख लिया कि समूह में चाहे वो व्यक्तियों का समूह है, वस्तुओं का समूह है, पशुओं का, पक्षियों का, किसी का भी समूह है तो समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे समूहवाचक में, कि जैसे हमने कहा, देखें एक बार, कि भीड़, जनता, सेना, सभा, टोली, टुकड़ी, मंडली, झुंड, समूह, कक्षा, घेर, गुच्छा,
आदि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो व्यक्तियों का समूह है, वस्तुओं का है, चाहे पशुओं का, पक्षियों का, किसी का भी हो, अगर समूह के रूप में आ रहे हैं तो वो सभी समूहवाचक संज्ञा में हैं। और नहीं है समूह तो ये भी किसका भेद है, ये भी जातिवाचक का ही भेद है। तो जैसे हमने कहा भीड़, जनता, सेना, सभा, टोली, टुकड़ी, मंडली, जत्था, झुंड, समूह, कक्षा, ढेर, गुच्छा, तो ये सभी समूह के रूप में आ रहे हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में आपको बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी वस्तुओं का ढेर आ जाए, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, पक्षियों का झुंड, पशुओं का झुंड है, पक्षियों का समूह है, तो यहाँ कुछ भी आ जाए, इस तरह से ढेर है कि अनाज का ढेर, के वस्तुओं का ढेर, किसी भी चीज का ढेर है, लकड़ियों का गट्ठर है, तो ऐसे सभी चीजें ये आई हमारी समूहवाचक में। तो समूहवाचक में आपका समूहवाचक संज्ञा यानी समूह के रूप में कुछ भी आता है तो है समूहवाचक। तो ये 5 संज्ञा है, लेकिन प्रमुख है 3 संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञाओं का ध्यान रखेंगे। एक आध क्वेश्चन इससे आपसे अवश्य पूछे जाते हैं। धन्यवाद।